हेलो, गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल राइट्स जिनको सुन के ही या राइट्स ये वर्ड सुनते ही एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमारा कुछ अधिकार है, हमारा कुछ क्लेम है। और बेसिकली जब हम फंडामेंटल राइट्स सुनते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में डिफ़ाइन किया गया है आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 to 35 आपका फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो ये लेक्चर सीरीज़ हमारे क्लासरूम प्रोग्राम यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस का जो क्लासरूम प्रोग्राम चलता है उसका पार्ट है। और इसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल्स विद केस लॉज डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के लिए, आपका पीसीएस जे के लिए, जुडिशरी के लिए और एसएससी और इस तरह के जो भी जीएस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें काम आ सकता है। जनरल नॉलेज और जीएस जनरल स्टडीज़ के बेस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में काम आएगा। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सीएससी है, सीडीएस है, आपका सीएपीएफ है, उसके अलावा ईपीएफओ का एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमिश्नर का, उन सब में ये काम आ सकता है। और आई होप कि आप फंडामेंटल राइट्स को इसमें सीखेंगे, जानेंगे। और ये वैसे भी आम सिटीज़न के तौर पे भी हमें कम से कम अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स को तो जानना ही चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। उसमें क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन से राइट दिए हुए हैं, और अपने अधिकार जानेंगे तभी तो उनको क्लेम करेंगे, तभी तो उनको मांगेंगे। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दीज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। फंडामेंटल राइट का एक इंट्रो मैंने दे दिया था आप लोगों को। अब जो है उससे आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 ये है, इसमें डिस्कशन, ठीक है, इसमें डिस्कशन है। और फंडामेंटल राइट जो है इसके बारे में पहले तो इंट्रोडक्शन है कि फंडामेंटल राइट है क्या, उसके बारे वो क्या चीज है, कैसे काम करता है। उसके बाद एक आर्टिकल का डिस्कशन होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, अब इसमें कह रहा है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि इससे इंग्लैंड के अंदर जब कानून चेंज हुआ, जब लॉ, रूल ऑफ लॉ आया, तो वो जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था वो मैग्ना कार्टा में हुआ था। इसलिए इसको बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन? फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसमें बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल राइट है। जस्टिसिएबल का मतलब यह है कि आप कोर्ट जा सकते हैं इसके बेसिस पर। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, जस्टिसिएबल है ये, ठीक है। तो राइट्स, इन फैक्ट fundamental rights in our constitution are more elaborated than found in the constitution of any other country in the world including USA। मतलब जितना हमारे यहाँ एलिब्रेट करके जितना अच्छे से फंडामेंटल राइट दिया गया है उतना अच्छे से यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया गया है, जो कि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है वो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर भी इतने अच्छे से और राइट्स की बात वहां पे शुरू की गई थी सबसे पहले, तो वहां पे भी इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ है जितना अच्छे से हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एलिब्रेट करके एक एक चीज क्लियर करके लिखा है पढ़ाने में, ठीक है। अब इसमें से कुछ, अब इसके नेचर और फीचर्स को याद रखना है क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन बहुत आता है, मेंस प्री के अंदर भी आता है, मेंस में भी आता है कि देखो सम ऑफ देम आर अवेलेबल। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो है नॉन सिटीजन जो है, जो सिटीजन नहीं है, क्या उनको भी राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स? तो यस, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन को हैं और कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि ठीक है। सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन व्हाइल अदर आर अवेलेबल टू द ऑल पर्सन, वेदर सिटीजन हो, फॉरेनर्स हो, लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन मतलब होता है जैसे कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उसको भी राइट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट, अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझने वाला है, जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा मुझे। तो एक बात पहले तो मैंने ये बता दिया कि इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही रिमार्केबल चेंज हुआ था, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जस्टिसिएबल है, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं इसके बेसिस पर अगर इसका वायलेशन हुआ है तो। और फंडामेंटल राइट जो है वो
काफी एलिब्रेटेड है, यानी कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा एलिब्रेटेड है। पहला पॉइंट इसमें जो ये बात है कि ये कुछ सिटीजन को है, क्या ये फॉरेनर्स को भी है? यस, ये फॉरेनर्स को भी कुछ राइट्स होते हैं। सारे राइट्स ऐसा नहीं है, सारे राइट्स, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजन के लिए हैं, जो अभी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी हैं, ठीक है, और लीगल पर्सन को भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है कि नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि क्वालिफाइड है कि कुछ सिचुएशन में आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा, और कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन भी आ सकती है फंडामेंटल को ना मिले आपको, ठीक है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो सकता है, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस, बिना रिस्ट्रिक्शंस के राइट जो है वो ठीक नहीं रहता। रिस्ट्रिक्शन राइट दिया जाना चाहिए, बट एक लिमिट भी होनी चाहिए उसकी। तो ये बेसिकली इसके अंदर है कि राइट जो है वो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्री का क्वेश्चन भी है कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। नो, एब्सोल्यूट मतलब हर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं हो सकते, और लेकिन ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। ज्यादातर इसमें जो है स्टेट के खिलाफ एक्शन है, जैसे स्टेट जो है वो सिटीजन को कुछ राइट्स नहीं दे रहा है तो उनके खिलाफ है। फ्यू एक्सेप्शंस ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे जो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, लेकिन बहुत ही कम है, जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ है, बट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अक्सर वो स्टेट के खिलाफ ही किया जाता है, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो भी आप स्टेट से ही क्लेम करोगे, ठीक है। तो स्टेट जो है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है और उसने कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के बाद वो प्राइवेट इंडिविजुअल, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको नहीं मिलेगी, अब आपको लीगल, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी मिलेगी। ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी का मतलब क्या है कि आप जो है रेगुलर कोर्ट में जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। यानी फंडामेंटल राइट से अगर अटैच हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून गवर्नमेंट ने बनाया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की, अनटचेबिलिटी मतलब अछूत वाला कहानी, ठीक है, यानी कि किसी को SC ST को तंग किया और उनको मतलब वो किया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की, तो वैसे तो आर्टिकल 17 के अंदर आपको यहाँ मिलेगा कि अनटचेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए एक क्या नाम है आपका सिटीजनशिप प्रोटेक्शन एक्ट भी है। तो उसके तहत जो है सिटीजनशिप प्रोटेक्शन एक्ट जो वो है आपका, या इसके अलावा जो है वो हरिजन एक्ट वगैरह है, तो उसके तहत आपको कहाँ भेज दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये दिक्कत कब होती, जब ने मतलब ये गवर्नमेंट ने ही कानून ना बनाया होता, कोई कानून ही नहीं होता, जैसे हरिजन एक्ट जैसा कोई कानून नहीं होता, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जैसा सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके लिए क्या नाम है आपका, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा था कि आर्टिकल 17 के अंदर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर गवर्नमेंट ने, स्टेट ने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया होता, तब आप स्टेट से क्लेम करते कि भाई स्टेट साहब आपने कोई कानून नहीं बनाया, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको बनाना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा और उनको बनाना पड़ेगा कानून। लेकिन अगर उन्होंने कानून बना रखा है तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है, अब स्टेट क्या करेगा, उस कानून को फॉलो करवाते हुए उन लोगों को जिन्होंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की होगी, किसी को अछूत किया होगा, तो उस अछूत कहा होगा या इस तरह से कुछ उनको हरिजन एक्ट के तहत मारा पीटा होगा, तो उनको फिर हरिजन एक्ट या सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको जेल में डाला जा सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। Some of them are negative in nature, that is placing the limitation on the authorities of the state, while other are positive in nature, conferring the certain privilege on the person। अब यहाँ पे जो है ना, एक ही दो इसमें मुश्किल से पॉजिटिव है, बाकी सब जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है। जैसे नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नो पर्सन, नो दिस, नो दैट, है ना, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड फुल्ली और पार्शियली। तो ये सब नो नो वाला ही बात है। तो बेसिकली ज्यादातर राइट जो है वो नेगेटिव ही कैरेक्टर के हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर के राइट्स कम है, ठीक है। ऐसे वो राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A, वो पॉजिटिव राइट्स की बात करेगा, अभी बताऊंगा। तो दे आर जस्टिसेबल। तो जस्टिसेबल का मतलब यह है कि बदला जो है कोर्ट जा सकता है, ठीक है, इनके इन्फोर्समेंट के लिए अगर इनका वायलेशन होता है तो। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड। अच्छा, ये नदीम रिकॉर्ड हो रहा है, ये सर रिकॉर्ड हो रहा है सर, ठीक है। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये डिफेंड होगा और गारंटीड किया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटर है।
ठीक है, और दे आर नॉट सैक्रोसैक्ट और परमानेंट, और ऐसा भी नहीं है कि अब भाई ठीक है गारंटर सुप्रीम कोर्ट हो गया तो इसका मतलब ये परमानेंट है। तो इसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर जो है ये परमानेंट है नहीं, ठीक है, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इनको भी वायलेट किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी जैसे लग गई तो उस समय इनको जो है क्या कर दिया जाएगा, इनको वो कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़, किसको किसको, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये दो आर्टिकल याद रखिएगा, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी भी, यानी इमरजेंसी भी अगर लगी होगी तो भी आप इन दोनों राइट्स को नहीं वो कर सकते हो, 20 एंड 21 को, बाकी राइट्स को आप जो है सस्पेंड कर सकते हो। दिस स्कोप, और उसके अलावा इसके जो फंडामेंटल राइट है इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन आर्टिकल 31 ए बी सी भी लिमिट करता है, ये इनको सेविंग क्लॉज कहा जाता है। ये गवर्नमेंट को इस चीज से बचाते हैं कि भाई किस केस में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है आपके सबके? कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा सकता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी ले ली लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह के तहत, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें 31 ए बी सी के अंदर है, ठीक है। कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट का किसी का वायलेशन हो गया तो हो सकता है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन आर्टिकल 31 ए बी और सी के अंदर दे रखी है, दैट विल डिस्कस, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा ये their application to the member of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament। अब यहाँ पे ये आर्टिकल 33 एक बात कहता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज हैं आर्म फोर्सेज जैसे कि डिफेंस आर्मी नेवी और एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, पुलिस फोर्सेज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, इन सबको, इन सबके जो राइट्स हैं उनको, या इस तरह की कोई भी एजेंसी है उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या हटा सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पावर है कि वो इनके राइट्स को कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है, समझ रहे हैं, एब्रोगेट भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, रोक भी सकती है, क्योंकि अगर इन लोगों को सारे राइट दे दिए जाएंगे तो फिर ये फंडामेंटल राइट का अगर राइट टू लाइफ वगैरह क्लेम करने लगेंगे तो ये हिफाजत ही नहीं कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी सही से सर अंजाम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका होता है देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड with the martial law restricted while martial law in force is in force in any area। इनका एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जब मार्शल लॉ लगा हो। मार्शल लॉ मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो, मैंने बताया था कर्फ्यू वगैरह लगा होगा तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे नहीं मैं तो राइट टू मूवमेंट है मैं बाहर घूमने जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ जो है मोस्ट ऑफ देम आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ज्यादातर तो इनको सेल्फ एग्जीक्यूट किया जा सकता है क्योंकि अपना ही है, लेकिन अगर इनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो उस कानून को कौन बनाएगा, उस कानून को बनाना है अंडर आर्टिकल 35, उस कानून को बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट ही बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर उस कानून को नहीं बनाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ अगर इन, वैसे तो डायरेक्टली सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, इसका मतलब सेल्फ अपने आप ही इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब इसके लिए कोई कानून वगैरह बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है कोई कानून बनाने की, जैसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी या कोई और चीज कैसे कानून बनाने की, तो उस केस में सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कानून इस केस में नहीं बना सकता। क्या आपको बात समझ में आ गई है? यस सर। ठीक, सबको आवाज आ रही है, सबको क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात है जो मैंने आपको बताया था, रटवाया था कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, ठीक है, 14 के अंदर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो याद रखेंगे। 15 के अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, आर्टिकल 17। तो ये आर्टिकल 17 है, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जिसके बारे में भी मैंने बात की थी। उसके अलावा एबोलिशन ऑफ टाइटल, तो ये जो 14 है यानी 14 से 18 ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। फिर इसके बाद में फिर आपके फ्रीडम वाले आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। फ्रीडम वाले आर्टिकल जो हैं वो क्या है, वो 14 से 19 से लेकर और 22 तक, 19 से लेकर 22 तक, ये आपके राइट टू फ्रीडम वाले हैं। इसमें 6 फ्रीडम तो 19 में दे रखा है, कौन कौन से, स्पीच एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन।
ये जो है आर्टिकल 19 के अंदर है। उसके अलावा आर्टिकल 20 के अंदर वही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये मैंने बताया था, अभी डिटेल में करेंगे फिर आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A के अंदर, और 22 के अंदर राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये बात की गई है। तो ये बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो धीरे धीरे। तो राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 19 के बाद 22 तक, उसके बाद में फिर आप देखें नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर क्या है, दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 क्या बोलेगा कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग अनफोर्स लेबर, ठीक है, ह्यूमन इंसानों को खरीदना बेचना अलाउड नहीं है, और दूसरा फोर्स लेबर अलाउड नहीं है। तीसरा और 24 जो है वो कहता है कि चिल्ड्रन फैक्ट्री के अंदर चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट देना ये प्रोहिबिटेड है। तो ये दो चीजें आपका इसके अंदर है। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। इसके अंदर पहला तो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ योर रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का अधिकार। दूसरा मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजन को मैनेज करने का अधिकार। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आर्टिकल 27, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स का पैसा नहीं लगाया जाएगा। फिर 28 के अंदर फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28। तो ये आर्टिकल 28 तक जो है आपका बात की गई है क्या नाम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। इसके बाद 29 और 30 के अंदर राइट ऑफ माइनॉरिटीज है, कल्चरल और एजुकेशन राइट बोथ माइनॉरिटीज। कल्चरल एजुकेशन राइट और माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये 29 के अंदर जनरल राइट्स हैं। और 30 के अंदर जो है वो माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने का, उसको मैनेज करने का अधिकार है आर्टिकल 30 के अंदर। तो 29 और 30 माइनॉरिटीज के बारे में बात करेगा। उसके बाद में फिर जो है आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंसान जो है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो 5 रिट इशू करवाएंगे उससे, हबीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्यूवारेंटो, या आर्टिकल 32 के अंदर ये कर सकते हैं अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 31A, B और C जो है, आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ये तीनों जो है, 31A सेविंग क्लॉज है, ये स्टेट का एक्विजिशन की बात करता है, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी वगैरह अगर किसी को लेना है गवर्नमेंट को, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह कर लिए या लैंड सीलिंग एक्ट के तहत, तो ये ले सकते हैं। उसके अलावा 31A, B, C कुछ वैलिडेशन है एक्ट्स और रूल एंड रेगुलेशन का, वो कहता है कि शेड्यूल 9 के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे भी कि शेड्यूल 9 के अंदर जो भी कानून बना के डाल दिया जाएगा शेड्यूल, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, तो उसको प्रोटेक्ट करता है 31B। उसके अलावा 31C जो है वो बात करेगा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को इफेक्ट में लाना है और उससे कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हो सकता है। तो ये तीनों एक्चुअल में सेविंग क्लॉजेज हैं कि किन केसेस में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है, ये आर्टिकल 31A, B और C लीगली हो सकता है, किया जा सकता है, वो इसमें बात की गई है। उसके बाद 33 के अंदर वही मैंने बताया कि आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए उसकी पावर को मॉडिफाई किया जाता है। 34 में जहाँ पे मार्शल लॉ लगा होगा वहाँ पे राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। और 35 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको इफेक्ट देने के लिए कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले भी बताई थी आपको। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कोई और कंटेक्स्ट की बात ना की जाए, द स्टेट इंक्लूड, स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, तो उसने स्टेट को बहुत क्लियर कट वर्ड्स में डिफाइन किया हुआ है। इंक्लूड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, हर एक स्टेट का गवर्नमेंट और वहाँ का लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा वहाँ की। अदर अथॉरिटीज में आपका स्टेचुटरी अथॉरिटीज और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज आती हैं। अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर फंडिंग गवर्नमेंट की होती है। स्टेचुटरी का मतलब होता है जो कानून के तहत बनाई गई है, स्टेचुटरी मतलब नॉन कानून नहीं बनाया गया हो, ऐसे ही रिकमेंडेशन से बना दिया गया हो, कोई इंस्ट्रक्शन से बना दिया गया हो। ऐसी कोई भी बॉडीज जो जिसमें फंडिंग गवर्नमेंट की हो रही है, पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है, मनी लग रही है, ठीक है,
मनी जो है वो गवर्नमेंट से आ रहा है, ठीक है, और रूल एंड रेगुलेशन भी गवर्नमेंट का चलता है, रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के चलते हैं अगर, तो ऐसी इंस्टीट्यूशन को स्टेट कहा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन हर केस में नहीं, सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में, ठीक है। उसके अलावा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसके अंदर ये भी कहा गया कि एक एनजीओ भी, ठीक है, एक एनजीओ भी अगर वो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट, इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ एजेंसी स्टेट, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट की एजेंसी की इंस्ट्रूमेंटेलिटी को फुलफिल करती है, यानी पैसा मनी जो होता है, पैसा और प्लस रूल जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, ये दोनों चीजें फंडिंग गवर्नमेंट से हो रही है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ सकता है। स्टेट की डेफिनेशन में आने का मतलब क्या है, आपको आपको ये पता हो जाएगा इससे कि हमें फंडामेंटल राइट किससे क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ अगर आपके, तो आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में आप क्या नाम है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना, तो आप हर किसी के लिए, अब किसी ने कुछ कह दिया बस आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे क्या, आपको पता होना चाहिए कि किसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, तो उसके लिए ये इस्टेब्लिश करना जरूरी होता है कि स्टेट है कौन। क्या नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या नाम है यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनको आप क्या नाम है स्टेट मानते हो क्या, क्या गवर्नमेंट मानते हो उनको, यूनिवर्सिटीज को, नो सर। यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है क्या है? नो सर, नहीं मानते हैं सर। नहीं, नहीं मानते हो, लेकिन लेकिन जब फंडामेंटल राइट की केस आता है और अगर मान लीजिए वो एक बंदे को एडमिशन दे दे और वो कास्ट के बेसिस पे दूसरे बंदे को ना दे, है ना, एक बंदे को दे दे और बोले तुम इस कास्ट के हो या इस रिलीजन के हो और तुम्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ डिनाई कर दिया जाए तो आप फिर इसको स्टेट मानोगे, तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई हमारे कास्ट के बेसिस पर आर्टिकल 15 कह रहा है नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या इस बिना पर कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं बिहार का है या यूपी का है या कहीं का, और कोई मना कर रहा है कि नहीं देंगे एडमिशन, या इसी तरह की कोई भी रिलीजन के बेसिस पर नहीं दे रहा है, तो आप वैसे तो यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में क्योंकि वहाँ पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, रूल गवर्नमेंट का चलता है, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे जो है आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा कि राइट टू इक्वालिटी का भी वायलेशन हुआ है यहाँ पे, और आपको आप उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हो और आपको भी एडमिशन दिया जाएगा अगर किसी को दिया गया है तो इस तरीके से मतलब ये चीजें चलती हैं। आप जो है स्टेट अगर आप जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट की मतलब की फंडिंग नहीं आ रही है आपको, ठीक है, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं आ रही है आपको, आप अपना इंस्टीट्यूट खुद चला रहे हो, अपने पैसे से चला रहे हो, तो उस केस में अगर और गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन नहीं हो रहा और आपने किसी इंडिविजुअल को अगर एडमिशन नहीं दिया है अपने इंस्टीट्यूशन में, तो जैसे मेरा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई कोचिंग वगैरह है और वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई मैं जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, सिखों को, जैन को नहीं पढ़ाऊंगा मान लो, तो मैं कह सकता हूँ ऐसा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एडमिशन नहीं दे रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, बट अगर जहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, वहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा एडमिशन, तो ये इसलिए हम लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन जो है वो स्टेट है, तो स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे फिर उसके खिलाफ केस कर पाएंगे, है ना, तो आर्टिकल जो 12 है ये इसकी बात कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत टाइम भी इसको समझने के लिए जो है बहुत दिमाग भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, और इसी यही सबसे बड़ा हासिल होगा अगर आज के ये समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो इसको देखते हैं आर्टिकल 13, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सब लोगों को स्लाइड सामने है, सब लोगों को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो लॉ जो है आर्टिकल 13 के अंदर, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कह रहा है ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। यानी कि कोई भी कानून जो कि गवर्नमेंट इंडिया में लागू है बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के अगर कानून है, अगर बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के हैं, जैसे जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड जिसे सजा होती है ना 302, जिसके अंदर सेक्शन है मर्डर का, ये सब जो सजाओं के लिए जो है आईपीसी वो 1860 का, 1860 का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, ठीक है। तो अगर ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि आपका
कॉन्स्टिट्यूशन का बनने से पहले के कानून है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो कानून है वो अगर फंडामेंटल राइट से टकराते हैं, ठीक है, पहला पहला प्रोविजन ये कह रहा है अगर वो पहले से वैलिड है, बहुत अभी भी वैलिड है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराते हैं तो वो चूर चूर हो जाएंगे। पहली चीज इनकंसिस्टेंसी जहां तक रहेगी वहां पे वॉइड हो जाएंगे। दूसरा सेकंड प्रोविजन, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच, अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो पार्लियामेंट भी बन गया, अब स्टेट जो है कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, वो कह रहा है ना एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रिज द राइट कन्फर्ड बाय द पार्ट और एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज इन एक्सटेंड टू द कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। कहने का मतलब यह है कि पहले कानून हो जो पार्लियामेंट ना बनाए हो, अगर वो भी एग्जिस्टिंग है, वो भी कानून लागू होते हैं अभी भी, तो अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराएंगे तो वो भी चूर चूर हो जाएंगे। और अगर और स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट से टकरा जाए, इस मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट से टकरा जाए। अगर फंडामेंटल राइट से टकरा जाता है कोई भी कानून, ठीक है, तो वो चूर चूर हो जाना है, उसको तबाह हो जाना है, खत्म हो जाना है, इसलिए कोई कानून ऐसा ना बनाओ। ये आर्टिकल 2 कहता है, यानी कि पहले भी नहीं अगर है तो वो भी चूर चूर हो जाएगा, और अगर आज आपने बना दिया बाई चांस और वो कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल पार्ट 3 से टकरा रहा है, तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा जहां तक टकराएगा, ठीक है। ये दो बातें इसने क्लियर कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाले भी और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी जहां तक टकराएंगे वहां तक वो वॉइड माने जाएंगे, ठीक है, कहानी यानी उनकी कहानी खत्म। तो इसके बाद में कह रहा है, अब इसके बाद जो है इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड ना करे तब तक लॉ का मतलब क्या है। उसने ये बताना चाहा है कि लॉ और लॉ इन्फोर्स का मतलब क्या है, उसको डिफाइन किया है। जैसे आपने कहा ना कि एनी लॉ या ऑल लॉज, तो वो लॉज हैं कौन से, क्या लॉ को कहेंगे किसको, तो उन्होंने लॉ को डिफाइन किया कि एनी ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता ना तो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से अध्यादेश इशू कर देता है कुछ दिन 6 महीने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस है। कोई ऑर्डर, प्रेसिडेंट ऑर्डर दे दे, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे दे, कोई ऑर्डर होता है वो भी कानून का रूप ले लेता है। बायलॉज हैं, बायलॉज जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, सब देखो सारे अधिकार, सारे कानून पार्लियामेंट नहीं बनाता, कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिनको पार्लियामेंट डेलीगेट कर देता है कि ये ठीक है, ये कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रेंज दे दिया कि भाई 2 करोड़ तक का अगर कोई कानून बनाना है, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई कानून बनाना है तो आप भी बना सकते हो। तो अगर ऐसा कोई कानून है जो कोई बाय लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया था और उसके बाद में कोई एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई कानून बनाया है, बाय लॉज है, कोई जैसे आप लोग एनजीओ वगैरह खोलते हो, सोसाइटी वगैरह, तो उसके अंदर बाय लॉज होते हैं, आप उसमें बाय लॉज लिखते हो जिसमें आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हो, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करना चाहिए। उसके अलावा रूल रेगुलेशन, ठीक है, रूल्स कोई भी हो, कोई किसी सोसाइटी का रूल हो, किसी स्कूल का रूल हो, रेगुलेशन कोई कानून रेगुलेट करते हो, जैसे किसी को चलाना, कोई नोटिफिकेशन इशू होता है कि इतनी तारीख से इस सिचुएशन में कोई चीज़ होगी, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी देती है, डीएम साहब की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है कि ऐसा होगा, स्कूल बंद रहेंगे, खुले रहेंगे, वो सब नोटिफिकेशन है। कस्टम एंड यूजेस, कस्टम एंड यूजेस भी फोर्स ऑफ लॉ होता है। कस्टम ऑफ एंड यूजेस के लिए बहुत सारे ऐसे वो हैं, आदिवासी ट्राइब्स हैं और बहुत सारे ऐसे मतलब फैमिली लॉज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, वो अलग से कानून है। जैसे मुस्लिम अपने हिसाब से मैरिज करते हैं, हिंदूज अपने हिसाब से करते हैं, आदिवासी अपने हिसाब से शादियां करते हैं, सक्सेशन का भी एक्ट उनका अलग अलग है। तो अगर उनमें से भी कोई प्रोविजन ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो वो भी चूर हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई ऑर्डर, कोई बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, कुछ भी अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है, फोर्स में है, यानी कि उसको कानून माना जाता है और वो अगर फंडामेंटल राइट से टकरा जाएगा तो चूर हो जाएगा। दूसरी चीज, लॉ इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई कानून, सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि कोई कानून जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया हो, पास किया हो, या कंपिटेंट अथॉरिटी ने कभी बनाया हो और उसको रिपील ना किया गया हो, रिपील मतलब खत्म ना किया गया हो, तो अगर आज भी वो ऑपरेशन में है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक जगह पे अगर ऑपरेशन में है, किसी इंडिया के किसी किसी स्टेट के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वो ऑपरेशन में है तो उसको हम लॉ इन्फोर्स कहेंगे। तो कोई भी लॉ इन्फोर्स है अगर इंडिया के अंदर, वो लॉ जो इन्फोर्स है इंडिया के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये लॉ जो है इन्फोर्स इंडिया के अंदर, और ये लॉ जो है वो अगर फंडामेंटल राइट से टकरा जाएगा तो ये चूर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि कानून इन्फोर्स, तभी कानून को कानून समझा जाएगा जब वो लागू हो, अगर लागू ही नहीं है तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं है, पढ़ा हुआ है तो पढ़ा रहे, ठीक है। कानून इन्फोर्स होना चाहिए, लागू होना चाहिए, और फिर वो टकराए तो फिर
चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो आई थिंक समझ में आई होगी आपकी कि भाई पहली बात तो मैंने ये कही कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कानून हो, यानी फंडामेंटल राइट आर वेरी पावरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की जो कानून है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के कानून है, कोई भी कानून हो, ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाई लॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन हो, ये सब कानून है, या वो कोई भी ऐसी चीज कस्टम यूज है जिसका फोर्स ऑफ लॉ है, जिसके पास ये है कि उसकी बात को माना जाता है, और अगर वो बात को वो लोगों को इफेक्ट करता है, अगर वो कानून वो चीज अगर फंडामेंटल राइट से टकरा जाएगी और फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगी तो वो चूर चूर हो जाएगी। बस उसको इन्फोर्स होना चाहिए। इन्फोर्स का मतलब क्या है कि वो लागू होना चाहिए, उसका इफेक्ट लोगों को पड़ना चाहिए, उसकी वो बात लोग मानते हो, या नहीं कि आउटडेटेड लॉ है जिसको लोग मानते ही हैं तो फिर उसकी बात ही खत्म। ठीक है, उसको मानना ही नहीं है, वैसे भी नहीं मानना है। लेकिन जो लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा अगर कोई लॉ है और वो इन्फोर्स है और उसका अगर वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट से टकराता है, तो चूर चूर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लॉ की डेफिनेशन है, इसके अंदर कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ। ऑर्डिनेंस लिखा है, ऑर्डर लिखा है, बाई लॉ लिखा है, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन आता है शंकरी प्रसाद केस के अंदर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर आवाज आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सर समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन उठता है शंकरी प्रसाद के अंदर कि भाई शंकरी प्रसाद एक केस होता है 1951 में, 1951 में, और वो ये कहता है कि भैया ये बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है या ऑर्डिनरी लॉज आते हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आता है, ठीक है, तब तो ये भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी ज्यादा पावरफुल फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये शंकरी प्रसाद के अंदर कहा गया। ठीक है, शंकरी प्रसाद में जब ये कहा गया तो लॉ उसने कहा, मतलब फैसला है उसमें कि लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या कह रहा है कि जिसमें ऑर्डिनरी लॉज की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कही गई। कहने का मतलब शंकरी प्रसाद ये कहना चाहते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप किसी के फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब 1967 के अंदर गोलकनाथ केस होता है, उसमें बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑल्सो अ लॉ है, वो भी एक कानून है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 और हैंस वुड बी वॉइड, ठीक है, फॉर द वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब यह है कि गोलकनाथ में इसको ओवररूल कर दिया गया शंकरी प्रसाद को, और उसको ये कहा गया कि देखो भैया ऐसा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि वो भी एक तरह का कानून है, और अगर उससे भी आपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपने किसी को फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश की, तो वो भी जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के अधिकार किसको है? तो बोला पार्लियामेंट को है। तो बोला ठीक है, तो उन्होंने ये आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में जाके पार्लियामेंट ने कहा अच्छा ठीक है, हमारे पास अधिकार नहीं है अमेंडमेंट करने का फंडामेंटल राइट में, तो ठीक है हम इस आर्टिकल को अमेंड कर देते हैं। तो ये लोगों ने एक नया क्लॉज इसमें ऐड किया, क्लॉज 4। क्लॉज 4 जो आपको दिख रहा है, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के अंदर इसको जो है इन्होंने ऐड किया। तो इसमें यह है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 368 के बेसिस पर, ठीक है, ये जो है आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के अंदर इन्होंने कहा कि भाई कोई भी आर्टिकल 368 के अंदर कानून बनाया जाता है और उससे फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 जो है लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 में नहीं आता है, यानी कि इसकी बात की नहीं गई है। अगर इसकी बात की गई होती तो उसमें लिख दिया गया होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन नहीं लिखा गया। इसका मतलब यह है कि ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है, और इससे इसका मतलब यह है कि हम लोग चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, किसी का फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं, ऐसा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया। अब 1971 में ये कहा गया है, लेकिन लोगों को बर्दाश्त कहाँ होगा, उन्होंने केस कर दिया। जब केस किया तो केशवानंदा भारती केस 1973, जो आपको बहुत फेमस केस है, मैंने बताया। तो केशवानंदा भारती जब पहुंचे वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया ऐसा है
कि उन्होंने पहला पॉइंट तो ये किया कि ओवर रूल कर दिया गोलकनाथ को। गोलकनाथ को ओवर रूल करने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि और अपहेल्ड किया आपका 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। कहने का मतलब ये कहा है कि उन्होंने कहा कि जो गोलकनाथ में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आता है और इसलिए अगर फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में को इन्होंने क्लियर कहा ठीक है भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने अमेंड किया है कि आर्टिकल 368 इनकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्लियर कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का काम तो तब है ना जब क्लियर ना हो प्रोविजन, उसको क्लियर करना हो। जब क्लियर कट उन्हें लिख ही दिया है कि आर्टिकल 368 में इसमें नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप आर्टिकल 368 यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूज करके जो भी करके आप चाहें तो आप जो है फंडामेंटल राइट को भी छीन सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अब याद रखिए तो फिर अब पार्लियामेंट खुश हो जाएगा। पार्लियामेंट ने कहा वेरी गुड, अब तो मेरे पास बहुत पावर है, मैं चाहूँ तो फंडामेंटल राइट भी छीन लूँ किसी के, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है कि आप सारी पावर आपकी ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करें लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। अब बोला ये कौन सी बला है बेसिक स्ट्रक्चर, उससे पहले इन लोगों ने नाम ही नहीं सुना था बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चर का। उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि ठीक है चाहे जो भी कर लो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ तो फिर हमारी बात नहीं बनेगी। यानी सारा कुछ ठीक है, सब कुछ मानने के लिए हम तैयार हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज। अब बोला ये क्या सी बना है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या नया चीज है। उन्होंने बोला देखो सेकुलर होना, सोशलिस्ट होना, रिपब्लिक होना, सोवरिन होना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का होना, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का होना, ठीक है, और ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री का होना, ठीक है, और सेकुलर कंट्री का होना, ये सब जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो आपको आपका इनवैलिड होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये सब बेसिक फीचर्स हैं और टाइम टू टाइम जुडिशरी बताती रहेगी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है जब जरूरत पड़ेगी। जैसे आर्टिकल 21 को भी बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। इसी तरीके से कुछ जो इम्पोर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, समानता का अधिकार जो है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप किसी से ऐसे नहीं छीन सकते कि किसी को ऊपर बना दो किसी को नीचे बना दो, ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक अलाउड है वहां तक ही है, जो आर्टिकल 14 अलाउड कर रहा है वहां तक, ऐसा नहीं कि हर चीज पे आपका अधिकार है। सो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी गई कि बेसिक स्ट्रक्चर आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं और किया भी गया। आर्टिकल 21 ये लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। आर्टिकल 21 ए लाया नहीं गया, राइट टू एजुकेशन डाला गया, तो इसको मतलब इसमें डाला जा सकता है, कुछ निकाला जा सकता है। आर्टिकल 19 को मॉडिफाई किया गया, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। तो इसलिए मतलब ऐसा है कि ऐसा कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो यहाँ पे बात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश हो गई, काम हो गया। अच्छा, अब जब जुडिशियल रिव्यू करती है, जैसे कोई कानून बनता है ना, कानून बनने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है वो, ठीक है। कानून पूरा पास हो गया, जब पार्लियामेंट पास कर देगा तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। क्या करेगा? जुडिशियल रिव्यू, मतलब उसको देखेगा कि कहीं फंडामेंटल राइट का या कहीं क्या नाम है आपका बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, वायलेशन तो नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून ये स्टेट का लिस्ट में था और इसको क्या नाम है आपका सेंट्रल ने कानून बना दिया इसके ऊपर। तो ये सारी चीजों को ये ध्यान देगा। तो जुडिशियल रिव्यू का एक ग्राउंड आर्टिकल 13 भी है, यानी कि ये भी चेक किया जाता है कि कोई कानून बना है, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा भी तो दुनिया भर के कानून बनते हैं, क्या वो कानून कहीं फंडामेंटल राइट से टकरा तो नहीं रहा है। तो ये वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13। उसके बाद में मतलब पहले चेक करते हैं कि फंडामेंटल राइट से तो नहीं टकरा रहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो भी चूर चूर हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो ठीक है, तो फिर ये ग्राउंड हट जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये है कि तीन डॉक्ट्राइन और है कि क्या पूरा की पूरा चूर चूर हो जाएगा। तो बोला नहीं, 3 डॉक्ट्राइन है, एक है इक्लिप्स, दूसरा है वेबर, तीसरा है सेवरेबिलिटी। पहला है इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब क्या है कि जैसे जहां तक ढके, इक्लिप्स मतलब होता है ना कि सामने आ जाना। तो जैसे कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट है, अब कोई कानून जो है आया, अब फंडामेंटल राइट भी आ गया, तो फंडामेंटल राइट उसको इक्लिप्स कर लेगा, उस कानून को तब तक छुपा के रखेगा जब तक कि वो मतलब फंडामेंटल राइट रहेगा। यानी फंडामेंटल वैसे तो वो कानून वैलिड है, लेकिन जहां पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है और तो वहां पे फंडामेंटल राइट आके उसको ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब बोलेगा कि आप वैलिड रहोगे लेकिन जब तक मुझसे टकराओगे तब तक
आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई होता है ना, कोई टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अब वो इंस्ट्रक्शन उसका वैलिड है, लेकिन जब प्रिंसिपल आ जाए उसके सामने तो फिर वो खामोश हो जाएगा। तो यही ये काम होता है इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का। ठीक है। उसके बाद वेवर, अगर कोई चीज, कोई जो है पार्ट ऐसा है कि भाई एकदम टकरा ही रहा है सामने से एकदम, ठीक है, हेड टू हेड कॉलिजन हो रहा है और उसमें कोई चांस नहीं है अलग अलग होने का, ढकने का, तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के तहत वो उसको हटा दिया जाएगा। तो इक्लिप्स वेवर। उसके अलावा होता है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी मतलब अलग, जैसे मान लो एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, मतलब किसी कानून का, ठीक है, ये दो पार्ट है, ए पार्ट टकरा जाता है, बी पार्ट नहीं टकराता है, तो जो पार्ट टकराएगा वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और जो पार्ट अलग हो सकता है उसको अलग कर देंगे। जैसे ए पार्ट टकरा गया, आधा कानून टकराया, आधा कानून इनवैलिड, और जो कानून नहीं टकराया वो परफेक्टली वैलिड कानून है। तो इस चीज को हम सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, यानी कि अलग कर दो। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। तो ये बहुत आसान सी बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता लोगों के लिए, बट मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाए। मैं एक बार रिव्यू करा दे रहा हूँ। कोई कानून, बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट कितना पावरफुल है इसको ये आर्टिकल 13 बताता है। कोई भी कानून जो कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो, आइदर इट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और इट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, और या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो सिंपल ग्राउंड पे सबसे पहली चीज ये है कि चूर चूर हो जाएगा। ठीक। अगर वो चूर चूर नहीं होता है, अगर कोई ऐसा होता है कि भाई ठीक है कोई कानून ऐसा है जो वैलिड है लेकिन फंडामेंटल राइट आ जाएगा, तो इक्लिप्स भी हो सकता है, छुप भी सकता है उसके पीछे, फंडामेंटल राइट की बात मानी जाएगी, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो वैलिड रहेगा। तीसरा ग्राउंड होता है कि दो पार्ट हैं अगर किसी कानून के, और एक पार्ट फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, एक पार्ट नहीं टकरा, तो जो पार्ट टकरा रहा है वो चूर चूर हो जाएगा। ये तीनों डॉक्ट्राइन समझ में आ गई। लॉ को डेफिनेशन के अंदर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस सब दिया है। जो भी फोर्स ऑफ लॉ इन फोर्स है, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी लॉ लागू होता है वो सब दिया हुआ है, लेकिन लॉ की डेफिनेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं दिया हुआ है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी राइज होगी कि क्या कोई भी कानून, चाहे अगर ऑर्डिनेंस टकराएगा, ऑर्डर टकराएगा, बाई लॉ, रूल, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इनमें से कोई भी होगा और अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो कहानी उसकी खत्म हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन और वो अगर लॉ इनफोर्स है तो, ठीक है, कानून लागू है तो वो जो है इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के बारे में तो कोई बात कही नहीं, तो यहाँ पे बात क्लियर की गई। शंकरी, ये केस तो ये तो बाद में आया, शंकरी प्रसाद 1951 में ही पहले पूछा गया। तो शंकरी प्रसाद के अंदर पूछा गया कि भैया ये बताइए, शंकर प्रसाद जो है उसके अंदर पूछा गया कि क्या आर्टिकल 13 के अंदर ऑर्डिनरी लॉ आते हैं सिर्फ, या जो टकराने वाली बात की गई लॉ के डेफिनेशन में, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज की बात करता है, अगर ऑर्डिनरी लॉज टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टकराता है तो चूर चूर नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। इसको गोलकनाथ में ओवररूल कर दिया गया 1967 में, बोला कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन के अंदर आता है, यानी इस लॉ की डेफिनेशन के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है, जो कानून है, लॉ की डेफिनेशन है, उसमें आपका आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है, और इसलिए ये वॉइड हो जाएगा अगर फंडामेंटल राइट से टकराएगा। तो पार्लियामेंट ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, क्योंकि उसको पावर करने का, उसने एक नया क्लॉज इसमें ऐड कर दिया, क्लॉज 4, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। उसके अंदर उसने कर दिया कि भाई देखो, नथिंग दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 के बेसिस पर अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो ये इसको क्या मानेगा, जो है अमेंडमेंट हुआ है तो वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। और इसका मतलब ये है कि इस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो हम किसी भी फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं, उसको वायलेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में फिर केशवानंदा भारती केस है। केशवानंदा भारती केस आया, केशवानंदा भारती केस में ये क्लियर किया गया, उसने ओवररूल कर दिया गोरखनाथ को, मतलब इसको बोला कि ये इनवैलिड है, इसको परफेक्टली वैलिड कह दिया कि ये वैलिड हो गया भैया, ठीक है। दोनों बातें खुश हो गया, पार्लियामेंट को खुश करने वाली बात थी, लेकिन उसने कह दिया एक डॉक्ट्राइन ले लिया, बेसिक स्ट्रक्चर, बोला कि देखो ज्यादा खुश मत हो, बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो बट यू कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोला ये कौन सी बला है,
बोला कि देखो फंडामेंटल राइट के अंदर आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन फंडामेंटल राइट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इसी तरीके से आर्टिकल 21 ये सब जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब जितनी भी है ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, सॉवरेन होना है, और टाइम टू टाइम जुडिशरी बताती रहेगी कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये बात जो है इसके अंदर कही गई। आई होप कि आपको आर्टिकल 13 मैं समझा पाया हूँ। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, देखो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता, एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, और कंडीशनल होते हैं फंडामेंटल राइट्स भी। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 के अंदर उससे पहले जो या रेंज याद करना, चीजें बाद में कर लेंगे। और उसके बाद में हमारा आर्टिकल 13 है। 13 के अंदर आपका वैलिडिटी ऑफ लॉ। वैलिडिटी ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कौन से कानून वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। ठीक है, जो कानून वैलिड है उनके ऊपर हमने बात की कि मतलब कौन से कानून फंडामेंटल राइट से टकरा सकते हैं और कौन से टकराएंगे तो इनवैलिड हो जाएंगे। तो वहाँ पे आर्टिकल पहले बताया गया कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ, वेदर इट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में बना हो, अगर फंडामेंटल राइट से टकराता है तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉ क्या होता है उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सब कुछ है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके अंदर कस्टम यूजेस सब है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उसमें बात नहीं की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना होने की वजह से तो ये कॉन्ट्रोवर्सी राइज होती है कि कोई भी लॉ इन्फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो क्या वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा, तो वो चूर हो जाएगा। तो हाँ, हर लॉ चूर हो जाएगा सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ये शंकरी प्रसाद ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ ने उसको ओवररूल कर दिया 1967 में। उसको बोला कि भैया देखिए ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ की डेफिनेशन में आता है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, यानी बदल नहीं सकते या उसको उसको छीन नहीं सकते, वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के अंदर पार्लियामेंट ने उसके अंदर एक क्लॉज ही ऐड कर दिया। जब एक क्लॉज ही ऐड कर दोगे तो आप क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास स्कोप ही नहीं रह गया उसको इंटरप्रेट करने का अपने हिसाब से। तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, पार्लियामेंट का पावर तो है ही है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो ठीक है उन्होंने अमेंड किया, आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया, हमारे पास स्कोप बचा नहीं। तो ठीक है, गोलकनाथ को ओवररूल कर दिया उन्होंने, जो अपना ही केस था, और जो है उसको वो कर दिया। लेकिन जुडिशरी दिमाग लगाती है ना, अगर उसको खेलना हो तो खेल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी डॉक्ट्राइन है, आज तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा 13 जज का सुप्रीम कोर्ट के अंदर 24 अप्रैल 1973 के अंदर, और साफ साफ ये जजमेंट दे दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना होने का मतलब ये है कि सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, सॉवरेनिटी है, रिपब्लिक होना है, डेमोक्रेटिक होना है, ये सब चीज़ें हैं, इक्वलिटी है, ये सब जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ठीक है, और ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कट समझनी है। तो एक तो ये होगी, दूसरी चीज़ जो है इन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद ये हुआ कि भाई कहाँ तक इनवैलिड होता है, टकराता है। तो उन्होंने बोला 3 डॉक्ट्राइन है, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ जो है आपका वेबर, और एक है आपका इक्लिप्स, और एक है आपका जो है सेवरेबिलिटी। तो पहले इक्लिप्स की बात करें तो अगर कोई कानून आता है, जैसे मान लीजिए ये कानून पहले बात कर रहा था, जैसे दरक्षा कुछ आपसे बात कर रही है, बता रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, मैं आ गया तो दरक्षा चुप हो गई, तो इसको क्या है इक्लिप्स, ढक लिया, मतलब मेरी बात हावी हो गई और दरक्षा की बात खत्म, तो इसको बोलेंगे कि इक्लिप्स हो गया। यानी कि जब फंडामेंटल राइट आएगा तो दूसरा कानून वैलिड होते हुए भी उसके पीछे छुप जाएगा, यानी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। दूसरा, अगर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पूरा का पूरा टकरा रहा हो, अब पूरा टकराएगा तो फिर जब टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, तो टकराना है नहीं, बात ही नहीं मान रहे, अब वो लड़ाई करने पे आ जाए, खामोश ना हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर चूर चूर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से टकरा नहीं सकते आप। उसके बाद में फिर ये हो गया आपका वेबर। उसके बाद में फिर आपका यानी आप पूरा हटना पड़ेगा फिर इस लॉ को। तीसरा जो है वो आता है सेवरेबिलिटी, यानी एक पार्ट टकरा रहा है और एक पार्ट नहीं टकरा, तो जो पार्ट टकरा रहा है वो वैलिड, वो इनवैलिड, और जो पार्ट नहीं टकरा रहा है वो परफेक्टली वैलिड। तो ये सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको मैंने रिवाइज करा दिया, समझ में आ गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। हो सकता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 लिखने के लिए भी आ सकता है मेंस में भी, और प्री में भी पूछ लेता है। और इसके बाद में फिर बाकी सारे आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16। अब इधर सब आर्टिकल्स हैं वो हैं कि क्या आपके अधिकार हैं। ये दो चीजें, आर्टिकल 12 और 13,
ये बताते हैं कि भाई स्टेट कौन है और किस बारे में जो है हम बात करने जा रहे हैं, मतलब कितना पावरफुल है फंडामेंटल राइट। अब आगे की जो आर्टिकल्स हैं वो ये बताएंगे आपको कि फंडामेंटल राइट एक्चुअल में है क्या। ये 30 तक बताते रहते हैं आपको कि फंडामेंटल राइट है क्या। 30 के बाद फिर सब एक्सेप्शन वगैरह शुरू हो जाते हैं 31 से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और अदर मॉडिफिकेशन। लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक मेनली सारे राइट्स की अधिकारों की बात की।